हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बीकॉम का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। बीकॉम में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये चैप्टर लगभग हर बार पूछा ही जाता है। हम जब ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं एस.एम. शुक्ला का बुक। एस.एम. शुक्ला मेनली कहां पे चलता है? बिहार, झारखंड, यहां पे सबसे ज्यादा ये बुक चलता है। तो अगर आप बिहार झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो यही बुक आप पढ़ रहे होंगे। अदरवाइज बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ और बुक चल रहे होंगे, लेकिन चैप्टर वहां भी ये होगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट। आइए शुरू करते हैं। इंसॉल्वेंसी अकाउंट एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा ही जाता है। क्या होता है इंसॉल्वेंसी? नाम तो हम लोग को आपको ही पता है कि सर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या? सर दिवालिया होना। दिवालिया होने का मतलब सर मेरे पास इतना प्रॉपर्टी ही नहीं है कि हम अपना उधारी चुका पाए। हम बोले हाँ, आप सही बोले। जब हम अपना उधारी को चुका ना पाए, अपने संपत्ति से, अपने एसेट से, अपने लाइबिलिटीज को हम पे ना कर पाए, तो उस केस को हम बोलते हैं सर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आप कंगाल हो गए हैं, आप दिवालिया घोषित हो गए। अकाउंट में वही बात लिखा गया है। वो बोला है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी पर्सन को हम इंसॉल्वेंट तब बोलेंगे जब वो दो बातों को पूरा करता हो। पहला, उसका लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए। मेरा देनदारी मेरे एसेट से ज्यादा है। देना है 1 करोड़, प्रॉपर्टी है 10 लाख का, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। और दूसरा बात यह होना चाहिए कि कोर्ट से आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। सेल्फ डिक्लेरेशन से आप इंसॉल्वेंट नहीं माना जाएगा। आप रोड पे खड़ा होकर चिल्लाना शुरू कर दे हम कंगाल हैं, हम कंगाल हैं, नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई कंपिटेंट कोर्ट आपको डिक्लेयर ना कर दे कि हां ये बंदा इंसॉल्वेंट है। सर ऐसा क्यों? जब हम सामने से बोल रहे हैं कि हम इंसॉल्वेंट है तो लोग मेरा बात क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर एक बार हम इंसॉल्वेंट कोर्ट के तरफ से डिक्लेयर हो जाएंगे तो मेरा जितना भी लाइबिलिटी होगा वो खत्म हो जाएगा। जिस लाइबिलिटी का बकाया है, जहां तक मेरे प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा एडजस्ट करा दिया जाएगा, और उसके बाद जो लाइबिलिटी का पैसा बच जाएगा वो भूल जाए, और फिर वो फ्यूचर में भी नहीं मांग सकता है। एक बार अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए, आप मेरा पोजीशन समझो, मेरे पास 1 करोड़ का देनदारी है, हमको देना है 1 करोड़। मेरा बिजनेस ठन ठन गोपाल हो चुका है, बिजनेस में अब कुछ नहीं है दोस्त। तो उस केस में वो हमसे मांगने आया, बोला 1 करोड़ दो, हम बोले नहीं है। तो वो क्या करेगा? गट्टा पकड़ लेगा सर, कॉलर पकड़ के खींच के घर से बाहर निकाल लेगा, क्योंकि पैसा बाकी है। और फिर क्या होगा? हम बोले सर पब्लिकली आपका बेइज्जती होगा, और अगर वो थोड़ा सा दबंग टाइप का निकला तो लप्पड़ थप्पड़ भी चला देगा, लेकिन वो पैसा तो लेगा। क्या जान का खतरा भी आ जाएगा? हम बोले हाँ, हमारे बिहार में तो ऐसे भी छोटे छोटे बातों पे बंदूकें निकल जाती हैं। 1 करोड़ बाकी है, राइफलें निकल जाएंगी। इससे बचने का क्या उपाय? कोर्ट की शरण में जाइए और कोर्ट से बोलिए कि साहब पैसा नहीं है, बचाइए। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उस चीज को पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। उनका अपना प्रोसीजर है। और इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो पेपर में लिख के दे देता है, वो आपका सारा प्रॉपर्टी बिकवाता है कोर्ट। और जो लेनदार है उनका जहां तक पैसा चुकाया जा सकता है, आपके प्रॉपर्टी को बेच के चुकाया जाएगा। और फाइनली कोर्ट इस बात को डिक्लेयर कर देगा कि ये इंसॉल्वेंट है, इससे पैसा नहीं मांगा जाए। एक बार हम इंसॉल्वेंट हो गए तो मेरा जितना भी प्रीवियस लाइबिलिटी था इंसॉल्वेंट होने से पहले, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर इंसॉल्वेंट होने के बाद हम दोबारा काम करते हैं और मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो जाता है, तो उस केस में प्रीवियस लाइबिलिटी जो इंसॉल्वेंट होने से पहले का था वो आपसे दोबारा डिमांड नहीं कर सकता है। बात ठीक? तो आप सोचो कि सर जब इंसॉल्वेंट होंगे, ऐसे इंसॉल्वेंट होना कोई अच्छा बात थोड़ी होता है। नाम खराब हो जाता है मार्केट में, प्लस इंसॉल्वेंट होने के बाद अगर हम बिजनेस करना चाहें तो माथा में तो ठप्पा लगा हुआ है
की हुई भगौड़ा है जो पैसा लेके भाग गया है, दोबारा कोई धंधा करना भी नहीं चाहेगा, पैसा उधार में देना भी नहीं चाहेगा। तो इंसॉल्वेंसी कोई अच्छा चीज नहीं है। ये मत सोच लीजिए कि सर 1 करोड़ का उधार ले लेंगे बाद में इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इंसॉल्वेंट होने से आपका सब कुछ बिक भी तो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर दिया जाएगा। उन सब को बेच करके जो पैसा निकलेगा, घर, गाड़ी, जेवरात, जो भी कुछ होंगे आपके पास, सब बेच देगा कोर्ट। और क्या करेगा, जो आपका क्रेडिटर्स होगा उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। बात समझते हैं मेरा कि सर इंसॉल्वेंसी का ये कहानी है। इंसॉल्वेंसी दो तरफ से हो सकता है। एक, जिस आदमी को इंसॉल्वेंट होना है वो खुद जाके कोर्ट में अपील कर दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराया जाए। सर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको भी तो मार लपड़ थप्पड़ का खतरा है। जिसका पैसा नहीं चुकाएंगे वो तो उसका बात मान नहीं रहा है कि कंगाल है। उसको बचने के लिए किसके पास जाना पड़ा? कोर्ट के पास। सेकेंड ऑप्शन, जिससे उधार लिए हैं, अब हम खुद दबंग है। अगर हम दबंग आदमी है और जिससे हम उधार लिए वो तो हमको लपड़ थप्पड़ मार नहीं सकता, तो वो आदमी हमसे आके रिक्वेस्ट कर रहा है पैसा दे दो, हम बोल रहे पैसा उसा नहीं है मेरे पास, सब खत्म। तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट जा सकता है। वो कोर्ट जाके बोले कि सर इसको इंसॉल्वेंट करो, क्योंकि इंसॉल्वेंट करने से ही मेरा प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है ऑक्शन करके। तो इसका मतलब हुआ सर इंसॉल्वेंसी, जो पर्सन को इंसॉल्वेंट होना है वो भी अप्लाई कर सकता है कोर्ट जाके, या फिर जो क्रेडिटर्स है जिनका पैसा फंसा हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि साहब इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए, मेरा पैसा फंसा हुआ है, पैसा दे नहीं रहा है। बात समझते हैं आप मेरा? अब आप सोचो कि सर जब इंसॉल्वेंसी होगा तो क्या होगा? जब इंसॉल्वेंसी होगा और कोर्ट जब ये ऑर्डर पास कर देगा तो कोर्ट क्या ऐसे ही पन्ना में लिख के थमा देगा? बोले बिल्कुल नहीं। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो पर्सन जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना चाहता है उसका जितना भी एसेट्स लाइबिलिटीज है बिजनेस में और इन पर्सन, उनके पर्सनल भी तो कई एसेट्स होते हैं, बिजनेस के एसेट्स प्लस उस पर्सन का पर्सनल एसेट्स, बिजनेस का लाइबिलिटी प्लस उस पर्सन का पर्सनल लाइबिलिटी, इन सभी को कोर्ट क्या करेगा? एसेट्स को बेचेगा, उससे बेच के पैसा निकालेगा और उस पैसे को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? क्रेडिटर्स को। बस यहीं पे आके एक झमेला शुरू हो जाता है कि जो आदमी इंसॉल्वेंट है उसको तो ऐसे भी कुछ मतलब नहीं है। वो बोल रहा है ये रहा प्रॉपर्टी, कोर्ट एक आदमी अपॉइंट कर देता है, वो रिसीवर होता है, वो जाता है जिस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा रहा है उसका प्रॉपर्टी लेता है और फिर क्या करता है? पेमेंट शुरू। किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स को। बहुत तरह के क्रेडिटर्स होते हैं। अब आप बात सोचो कि सर इंसॉल्वेंट होने वाला कोई टेंशन थोड़ी है, जिनको पैसा लेना है उनको ज्यादा टेंशन है। क्यों? क्योंकि सर बकाया है 1 करोड़, प्रॉपर्टी बिक के आएगा 10 लाख, तो सब क्या चाहेगा कि जो 10 लाख का पैसा आया है वो सारा का सारा हमको मिल जाए। अगर हम क्रेडिटर हैं, मेरा पैसा फंसा हुआ है, मेरे जैसे और 4 लोग लाइन में खड़े हैं, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, तो बीइंग एक क्रेडिटर हम क्या चाहेंगे कि उसका प्रॉपर्टी बिके और उस पर दावा मेरा हो जाए, हम उस प्रॉपर्टी को रख ले, हम उस पैसे को हम रख ले। बाकी 4 भी यही चाहेगा। क्या ये एक झमेला आपको नहीं लग रहा है कि सर बिक के आया है 10 लाख, बकाया 1 करोड़, 5 लोग खड़े हैं, ये 10 लाख किसको मिलेगा? और हर कोई तो यही चाहता है पहले हमको। इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन कोर्ट प्रोड्यूस किया। कोर्ट बोला कि क्रेडिटर को क्लासिफाई किया जाए। हम बोले ओके, क्रेडिटर को क्या किया जाए? क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब कितने तरह के क्रेडिटर हो सकते हैं किसी बिजनेस में? सर एक करेंट लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हम बोले नहीं, कोर्ट उस तरह जज नहीं करता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वो बोल रहा है क्रेडिटर को प्रायोरिटाइज किया जाए कि कौन किस प्रायोरिटी में आएगा। तो हम लोग क्या किया? कोर्ट 4 तरह से क्रेडिटर को क्लासिफाई करके प्रायोरिटाइज कर दिया इंपॉर्टेंस वाइज। 4 तरह के कौन कौन है सुनिएगा। पहला, क्रेडिटर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उसे बोलते हैं जिससे हम उधार ले लेते हैं लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर वाला किराना का दुकान,
क्या आप उनके यहां पर दाल चावल शक्कर लेने जाते हैं तो बदले में क्या कुछ गिरवी रख के आते हैं कि सर ये लो घड़ी रख लो मेरा? कुछ नहीं, गए पापा का नाम से लिखवाए और लेके आ गए, बस यही काम करते हैं हम लोग। तो जो आदमी से उधार में राशन लाते हैं क्या उसको सिक्योरिटी देते हैं? हम बोले ना, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो कल को अगर हम कंगाल हो जाएंगे तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसको बेच के वो पैसा वसूल कर लेगा। उसको मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ेगा, क्या मांगने के लिए? पैसा, कि भैया पैसा दे दो मेरा। तो हम बोले सर इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं। दूसरे होते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड मतलब जब हम उनसे उधार लेते हैं तो बदले में जितना का उधार देता है वो हमको उससे बेसी का सिक्योरिटी रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, आप कभी बैंक के पास जाओ लोन लेने, तो बैंक आपसे जाकर पूछो कि भैया हमको लोन लेना है, तो बैंक बोलेगा किस लिए? तुम बताओ बिजनेस करने के लिए। तो जानते हैं बैंक क्या बोलेगा? गिरवी क्या रखोगे? फिर हम बैंक से बोले दोस्त मेरे पास जमीन है, गिरवी रख देंगे। बैंक बोला कि तुम्हारा जो जमीन है वो कितना लाख का है? हम बोले अभी तो 10 लाख रुपए का वैल्यू चल रहा है। बैंक बोला ठीक है, तुमको 6 लाख तक का हम क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। 6 लाख का क्यों? क्योंकि भाई कल को जब तुम पैसा नहीं भरोगे तो उस 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी फंसेगा बैंक का। तुम्हारा प्रॉपर्टी 10 ही लाख का है, बैंक उसको कब्जा भी कर लेगा तो अपना पूरा पैसा निकालेगा। उसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है वैसा लोग जिनके पास पैसा जितना का उनका लायबिलिटी होता है उनसे अधिक का सिक्योरिटी होल्ड करता है वो मेरे अंदर। तो हम बोले सर फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब जिसके पास सिक्योरिटी का अमाउंट अधिक हो और जो उसका पैसा दिया हो वो कम हो, उसको वैसे लोगों को बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड है ये। तीसरे तरह के होते हैं पार्टली सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कोई सिक्योरिटी नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड जितना का उधारी उससे अधिक का सिक्योरिटी है उसके पास। पार्टली सिक्योर्ड वो होते हैं जिनका उधारी जो होता है, जो लायबिलिटी होता है, सिक्योरिटी उससे कम होता है। जैसे हम बोले सर हम लोग कभी कभी सुनार लोग के पास जाते हैं या किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो जान पहचान का होता है। हम उससे बोले भाई 50,000 उधारी दो। बोला भाई ऐसे तो नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखो। हम बोले ठीक है, हम अपना ले जाकर के टीवी फ्रिज उसके यहाँ पे रखवा दिए। हम लो रख लो इसको, नहीं चुकाएंगे तो ये तो वो टीवी फ्रिज कितने का? 15,000 रुपया का। उधारी कितना लिए? 50,000। कल को अगर हम नहीं लौटा पाए, इंसॉल्वेंट कंगाल हो गए, तो उसके 50 में से वो 15,000 तो वसूल लेगा टीवी और फ्रिज बेच के, बाकी का 35। हम बोले बाकी का 35 मांगने के लिए उसको मेरे ही पास आना पड़ेगा और फिर वो भी क्या बन जाएगा? एक तरह का अनसिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर्ड भी सिक्योरिटी से जितना रियलाइज हो सकता है वो रियलाइज कर लेता है और बाकी पैसा के लिए वो जस्ट लाइक अनसिक्योर्ड बन जाता है कि द्वारे दरवाजे पे आए खड़ा रहना है, फिर बटेगा तो पैसा ले लेंगे। 3 तरह का लायबिलिटी डिस्कस की क्रेडिटर। कितने तरह का? पहला अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं। फुल्ली सिक्योर्ड, लायबिलिटी से बेसी का सिक्योरिटी है उसके पास। तीसरा पार्टली सिक्योर्ड, जितना का वो लायबिलिटी है, जितना का बकाया है उससे कम का सिक्योरिटी है। और चौथे होते हैं प्रिफरेंशियल। चौथे कौन से होते हैं? प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल का मतलब हम बोल रहे हैं, प्रिफरेंशियल का नाम सुन के मालूम चलना चाहिए कि सर प्रिफरेंशियल का मतलब होता है जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है। किसके ऊपर? अनसिक्योर्ड के ऊपर। प्रिफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक राइट होता है जो अनसिक्योर्ड से पहले उनको पेमेंट दिलवाता है। मतलब मान लो 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी है ए, ये अनसिक्योर्ड है। दूसरा आदमी है बी जो प्रिफरेंशियल है, ये भी अनसिक्योर्ड है। लेकिन जब पेमेंट होने का बारी आएगा, जब एसेट्स को बेच दिया जाएगा और पेमेंट का बारी आएगा, तो सबसे पहले इन प्रिफरेंशियल को पेमेंट करेंगे, उसके बाद बचे हुए अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे। क्या अनसिक्योर्ड के अंदर पार्टली वाला भी आ जाता है? हम बोले हाँ। सिक्योरिटी रियलाइजेशन के बाद जो पार्टली का पैसा बच जाता है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का, वो भी अपने आप में अनसिक्योर्ड बन जाता है। तो प्रिफरेंशियल जो होता है
उनके पास एक राइट होता है अनसिक्योर्ड से पहले पैसा लेने का। बात समझते हैं? 4 तरह का क्रेडिटर को कोर्ट डिवीजन कर दिया है, और इस डिवीजन का कारण क्या है? बस वो पैसा, कि भाई वो पैसा कैसे बटेगा। सुनिएगा ध्यान से, 4 कौन कौन थे? अनसिक्योर्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं। फुल्ली सिक्योर्ड, जिसके पास लाइबिलिटी, जितना पैसा वो उधार दिया था, उधार से बेसी का सिक्योरिटी है। क्या ये आदमी कभी लाइन में खड़ा होगा? अगर हम मान लो हम कंगाल हो जाएं, तो जिस आदमी को हम अपना जमीन देके बैठे हुए हैं, क्या मेरे कंगाल होने से उसमें कोई हड़बड़ी मचेगा? कोई हड़बड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कोई बात नहीं, तुमको 6 लाख का लोन दिए थे, ₹1,00,000 का ब्याज बनता है 7 लाख, तुम्हारा जमीन पड़ा हुआ है हमारे पास कितना का? 10 लाख। ठीक है, कंगाल हो जाओ। क्या करेगा? जमीन बेच देगा, 10 लाख ले लेगा, उसमें 7 लाख रुपया वो अपना काट लेगा, बाकी का 3 लाख हमको लौटा देगा। क्या वो आकर के मेरे घर के बाहर जो दरवाजा है वहां आके ये कर रहा है कि पैसा दो पैसा दो? ना ना ना, फुल्ली सिक्योर्ड ऐसा क्यों करेगा? वो बोलेगा तुम कंगाल हो, मत हो भाई, तुमसे तो हम पैसा ऐसे भी प्रॉपर्टी से असूल लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का पेपर हम रखे हुए, टेंशन की बात थोड़ी है, तुम तो साइन करा ही लिए हैं, तुम नहीं देगा, तुम कंगाल होगा, प्रॉपर्टी बेच देंगे, बेच के पैसा ले लेंगे और बाकी बचो पैसे तुमको भेज देंगे। बात समझते हैं यहां तक? तो ये हुआ यहां तक का बात कि सर फुल्ली सिक्योर्ड को कोई टेंशन नहीं है, वो तो उल्टा अपना सारा पैसा लेके बाकी बचा हुआ पैसा आपको भेजेगा भी। हम बोले हाँ। तीसरा तरह का लोग पार्टली सिक्योर्ड। सर पार्टली सिक्योर्ड, उसके पास सिक्योरिटी होता है, लेकिन उसका सिक्योरिटी उसके लायबिलिटी के अमाउंट, जितना पैसा वो हमको उधार में दिया है उससे कम का सिक्योरिटी है। तो पार्टली सिक्योरिटी वाला आदमी मेरे इंसॉल्वेंसी से घबराहट होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका सिक्योरिटी बेच देंगे तब भी पूरा पैसा असूल नहीं होगा। तो हम बोल रहे सर पार्टली सिक्योर्ड वाला भी एक तरह का अनसिक्योर्ड ही बन जाता है। हम बोले हाँ, वो भी एक तरह का अनसिक्योर्ड बन जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी का पैसा काट लेता है, बाकी पैसा के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है कि आओ भाई हमको पैसा दो। और चौथा आदमी कौन है? हम बोल रहे सर चौथा आदमी है प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड है, लेकिन उनके पास एक राइट है। क्या राइट है? हम बोले सर उनके पास ये राइट है कि अनसिक्योर्ड को कुछ भी पेमेंट हो उससे पहले इनका पेमेंट खत्म हो जाए। बात समझते हैं आप मेरा? इनको बोला जाता है अनसिक्योर्ड। ठीक बात। तो ये हुआ 4 तरह के क्रेडिट है। अब बात उठता है कि सर हम लोग के पास इंसॉल्वेंसी अकाउंट में कुछ एक्ट के मुताबिक इंसॉल्वेंसी बनाने का प्रोसीजर है। 3 तरह के रूल है हम लोग के पास इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने के। एक पहला रूल है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, काफी पुराना है। ये रूल जो है किस पे एप्लीकेबल होता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। क्वेश्चन में अगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लिखा रहा, इसका मतलब उस पे क्या लगेगा? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट का रूल लगेगा। दूसरा रूल है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये कहां पे लगता है? ये मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द इंडिया में यही रूल लगता है। तो इसका मतलब हुआ सर क्वेश्चन में अगर इस 3 सिटी का नाम नहीं लिखा और इस रूल का भी नाम नहीं लिखा तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 सॉल्व करेंगे। और तीसरा सबसे लेटेस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एक्चुअली ये आने से बाकी सब बेकार हो गया। हमारे सिलेबस में ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे बहुत आराम से। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये ही इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है। हम लोग तीनों का तीनों को पढ़ना है हम लोग। तो हम लोग के पास 3 एक्ट है। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये दोनों पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, एकदम डिक्टो सेम है। ये जब ये दोनों खत्म कर लेंगे तब इसको पढ़ेंगे। मतलब सर ये सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। जब ये फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाएगा, जितना भी क्लास लगे इसके अंदर, जब ये खत्म कर लेंगे तब आएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर। बात ठीक? अब बात करते हैं सर, ये जो 4 तरह का आप बताएं, जिसमें से जो फुल्ली सिक्योर्ड है वो तो लाइन में कभी खड़ा ही नहीं होगा, बाकी का 3 लोग लाइन में खड़े होंगे। तो बताइए तो सर कौन है प्रिफरेंशियल? क्योंकि
जो प्रिफरेंशियल नहीं होगा वो सभी क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर्ड। झमेला सिर्फ यही है प्रिफरेंशियल और अनसिक्योर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर एक बार हम प्रिफरेंशियल को आइडेंटिफाई कर ले कि ये लोग हैं प्रिफरेंशियल, इनका लिस्ट हो गया, तो बाकी बचे हुए सारे लोग कौन होंगे, अनसिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड के साथ कोई झमेला नहीं, क्यों, वो तो सर पढ़ के मालूम चल जाएगा ये फुल्ली सिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर्ड के साथ भी कोई झमेला नहीं, क्योंकि सर उसमें तो बोलेगा इतना रुपया बाकी है, उसमें सिक्योरिटी इतने का, तो उससे मालूम चल जाएगा ये पार्टली सिक्योर्ड है। तो झमेला किसके साथ है, अनसिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल में, कि सर कौन अनसिक्योर्ड कौन प्रिफरेंशियल। हम बोले अगर हम लोग प्रिफरेंशियल को आइडेंटिफाई कर ले तो बाकी बचे हुए सारे के सारे लोग कौन बन जाएंगे, बाकी के बचे हुए सारे के सारे लोग बन जाएंगे अनसिक्योर्ड। सिर्फ प्रिफरेंशियल पे ध्यान पकना है, बात समझते हैं मेरा इतना बात। अब आइए, जैसा कि हम लोग बात किए कि सर 3 मेथड है पढ़ने के लिए, एक है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 और तीसरा क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो किस जगह में एप्लीकेबल है, किस स्टेट में एप्लीकेबल है, बोले सर सिटी में एप्लीकेबल है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर क्वेश्चन में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लिखा रहा तो वो किसका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 का। और जो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 है वो कहां पे एप्लीकेबल है, हम बोल रहे हैं सर इस 3 सिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रोविंशियल एप्लीकेबल है। और जो लेटेस्ट आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को खत्म करेंगे, तो सारा फोकस यहां रखिए, इस पे भी फोकस नहीं करना है। चलिए ये बात भी हो गया। इस दोनों के लिए चाहे वो प्रेसिडेंसी हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, क्वेश्चन में तो बताएगा ही कौन किससे बनाना है, और अगर नहीं बताएगा तो सिटी का नाम से पकड़ लेंगे किससे बनाना है। सर सिटी का नाम भी नहीं बताया तो फिर हम लोग प्रोविंशियल से बनाएंगे, कि सर कुछ नहीं बताया है तो रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रोविंशियल चलता है तो प्रोविंशियल ही चलेगा। समझ में आता है मेरा बात। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर अनसिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल में प्रिफरेंशियल का पहचान कैसे करें, क्योंकि हम लोग को प्रिफरेंशियल पहचानना है। एक बार प्रिफरेंशियल पहचान लिए तो बाकी बचा हुआ सारे लोग क्या बन जाएंगे, अनसिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड पार्टली पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर वो तो लिख देख के मालूम चल जाएगा, हाँ ये आदमी फुल्ली सिक्योर्ड है, ये आदमी पार्टली सिक्योर्ड है, उसके लिए कोई झमेला नहीं है। झमेला किसके साथ है, सिर्फ अनसिक्योर्ड प्रिफरेंशियल। इसके लिए हमारे पास लिस्ट है कौन कौन प्रिफरेंशियल होगा, तो जो लोग प्रिफरेंशियल बन जाएंगे उसके अलावा बाकी सारे लोग क्या कहलाएंगे, अनसिक्योर्ड। यहां तक का बात क्लियर है मेरा। अब जैसा कि हम बोले सर एक प्रेसिडेंसी रूल है, एक प्रोविंशियल रूल है, उनके अंदर लिखा गया है कि किनको माना जाएगा प्रेफरेंशियल। जो बात उसमें लिखा है बस वही लोग प्रेफरेंशियल माने जाएंगे, बाकी के सारे क्या माने जाएंगे, अनसिक्योर्ड। प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल दोनों में लगभग सिमिलर बात ही लिखा हुआ है। प्रेसिडेंसी बोलता है गवर्नमेंट का ड्यू प्रेफरेंशियल माना जाएगा, जैसे टैक्स, रेट्स, स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी कुछ लेती है वो सब। तो गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट का पैसा होगा वो सब का सब क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल, चाहे वो प्रेसिडेंसी हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। गवर्नमेंट होशियार है, गवर्नमेंट अपने आप को प्रायोरिटाइज कर ली कि भाई मेरा पैसा नहीं डूबेगा, चाहे कोई कंगाल हो जाए मेरा टैक्स तो मिलेगा। तो सर एक क्या रखा गया कि गवर्नमेंट खुद अपने आप को रख ली, गवर्नमेंट का ड्यूज, किसी भी नाम से गवर्नमेंट का ड्यूज होगा वो सारा क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल। नंबर 2, किसी एक्ट के अंदर कोई बकाया हो, एक्ट के मतलब सर कानून के अंदर, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, उस एक्ट के अंदर अगर कोई ड्यूज चल रहा होगा तो वो भी क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल ही माना जाएगा, कि सर ये भी प्रेफरेंशियल है 100%। दोनों के अंदर, चाहे वो प्रेसिडेंसी रूल फॉलो कर रहे हो चाहे वो प्रोविंशियल रूल फॉलो कर रहे हैं। दो बात की है, या साफ साफ कर लेंगे हम लोग। पहला, गवर्नमेंट ड्यूज प्रेफरेंशियल होता है 100%, चाहे प्रेसिडेंसी के अंदर हो चाहे प्रोविंशियल के अंदर हो। नंबर 2, सर एक्ट के अंदर जो ड्यूज होगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जिसको हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, या किसी भी एक्ट के अंदर अगर ड्यू रहेगा तो वो भी क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल 100%। तीसरा,
सैलरी और वेजेज लास्ट 4 मंथ का अगर ड्यू हो, सर 4 मंथ कौन सा, जिस दिन हम लोग इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां से लास्ट का 4 मंथ का सैलरी एंड वेजेज 3 लोगों का, पहला क्लर्क, दूसरा सर्वेंट, तीसरा लेबर, इन 3 लोगों को प्रेफरेंस में रखा गया। कितने महीने का, लास्ट के 4 महीना का अगर सैलरी और वेजेज बाकी हो, क्लर्क, दूसरा सर्वेंट, तीसरा लेबर, मतलब सर छोटे लोग, गरीब लोग, कंपनी में बिजनेस में तो बड़े बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन नहीं, कोर्ट ने बोला भाई जो क्लर्क है मामूली सैलरी वाला, सर्वेंट है जो छोटा मोटा चाय कप उठाता है, लेबर है दहाड़ी मजदूर है, गरीब आदमी है, इन लोगों का पैसा को प्रेफरेंशियल रखा जाए। लेकिन कितने महीने का, जिस दिन हम पिटीशन दे रहे हैं कोर्ट में कि भाई हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, वहां से 4 महीना तक का बकाया क्या माना जाएगा कि सर ये है प्रेफरेंशियल। सर अगर मान लीजिए 6 महीना का बाकी हो तो 4 महीना प्रेफरेंशियल, बाकी का 2 महीना अनसिक्योर, क्योंकि हम बोले प्रेफरेंशियल आइडेंटिफाई कर लो, बाकी बचा हुआ क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक अनसिक्योर। उसके बाद इसमें एक कैपिंग लगा दिया, कैपिंग का मतलब एक लिमिट, पैसा का भी लिमिट लगा दिया गया, क्योंकि 1909 का बात चल रहा है, 1920 का बात चल रहा है। लिमिट क्या, क्लर्क के लिए बोला गया कि क्लर्क का मैक्सिमम 300 रुपया ही प्रेफरेंशियल होगा 4 महीना में। ध्यान सुनना, अभी किसका बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी एक्ट का, दोनों में सेम बात है, बस पैसा का अंतर है। अगर हम ये समझा गए तो ये भी अपने आप समझ जाओगे। 4 महीना का प्रेफरेंशियल होता है, लेकिन उस 4 महीना के अमाउंट में कैपिंग लगा दिया गया, लिमिट लगा दिया। क्या लिमिट लगाया, बोला क्लर्क जो होगा उसका 300 रुपया पर क्लर्क, हर क्लर्क के लिए उसका 300 रुपया से अधिक को हम लोग प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे। जैसे मेरे यहां पे अभी एक क्लर्क एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे यहां पे एक क्लर्क है, उसका 4 महीना में 100 रुपया करके 4 महीना का सैलरी बाकी है 400 रुपया, तो हम बोल रहे हैं क्लर्क का प्रेफरेंशियल 400, क्योंकि 4 महीना। हम बोले नहीं, लिमिट है कितने रुपए का, 300। एक क्लर्क 300 रुपया से बेसी का प्रेफरेंशियल नहीं हो सकता है। लेकिन सर अगर मान लीजिए 4 महीना में उसका सैलरी 200 बनता है, तो प्रेफरेंशियल कितना, 300। हम बोले नहीं तो बकाया ही कम है उसका 200, तो प्रेफरेंशियल 200। सर मान लीजिए उसका 6 महीना का सैलरी है 200 रुपया, तो क्या 200 रुपया प्रेफरेंशियल, हम बोले नहीं, 6 महीना का 200, तो 6 महीना तो प्रेफरेंशियल है ही नहीं, 4 महीना प्रेफरेंशियल है, तो हम बोल रहे हैं 4 महीना में कितना, फिर उसको 300 रुपया से कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सर ये जो वेजेज एंड सैलरी का रूल है वो 2 कंडीशन फॉलो करवाता है। एक, बंद होने से, पिटीशन देने से 4 महीना का एक कंडीशन, और दूसरा 300 रुपया कंडीशन। इन दोनों में जो लोअर होता है वही हम लोग लेते हैं। अब मान लो 4 महीना का सैलरी है 500 रुपया, तो हम लोग को लेना कितना है, फिर 300 रुपया एक आदमी का। मान लो कंपनी 2 महीना से सैलरी नहीं दी है, 2 महीना में उनका सैलरी बन रहा है 200 रुपया, और लिमिट कितना का है, 300, तो फिर 200 रुपया लोअर है। सपोज करो उसका 6 महीना का सैलरी बन रहा है 200 रुपया, तो हम बोले 6 महीना तो लेना ही नहीं है, 4 महीना पे लाओ। अगर 6 महीना का सैलरी उसका 200 रुपया है तो 4 महीना का कितना, जब 4 महीना में ले आएंगे तो उस 4 महीने के पैसे को इससे कंपेयर करो और तब पता करो कि हां 300 या वो दोनों में जो लोअर होगा वो पैसा क्या बन जाएगा, प्रेफरेंशियल, और रिमेनिंग अमाउंट सर अनसिक्योर्ड। प्रेफरेंशियल का पहचान करो, रिमेनिंग तो अपने आप क्या बनने वाला है, अनसिक्योर्ड। तो क्लर्क के लिए प्रेसिडेंसी रूल क्या बोला कि भाई मैक्सिमम 300 रुपया तक ये प्रेफरेंशियल हो सकता है, उससे अधिक नहीं। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगा। सर्वेंट और लेबर उसके लिए 100 रुपया मैक्सिमम। सर ऐसा भेदभाव क्यों,
क्लर्क का पोस्ट थोड़ा ऊंचा होता है ना, थोड़ा सा ऊंचा होता है। आप बैंक भी जाते हो, क्लर्क दिखते हो, वहां प्यून भी होता है। तो क्या क्लर्क और प्यून सेम एक जैसा है? नहीं नहीं, क्लर्क थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन जो सर्वेंट और लेबर है उसके लिए मैक्सिमम प्रिफरेंशियल कितना रखा गया? 100 रुपया। हालांकि इनका सैलरी भी कम होता है तो इनके लिए 100 रुपया रखा गया। लेकिन प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में सबको समान रखा गया। क्लर्क, सर्वेंट, लेबर, इन सभी के लिए लास्ट 4 महीना और 20 रुपया पर पर्सन, बस 20 रुपया। सर यहां 300, यहां 20 रुपया। हम बोले हाँ, ये बड़े बड़े शहरों की बात हो रही है, बड़े शहरों में महंगाई ज्यादा होता है इसलिए 300। रेस्ट ऑफ द इंडिया 1920 का दौर चल रहा है, सस्ता का जमाना है, 20-20 रुपया। तो सर 3 तरह का प्रेफरेंशियल पड़े। पहला गवर्नमेंट 100%, दूसरा एक्ट के अंदर का ड्यूज 100% प्रेफरेंशियल, तीसरा सैलरी एंड वेजेज ऑफ लास्ट 4 मंथ ऑफ क्लर्क, लेबर, सर्वेंट। क्या 100%? नहीं सर, 100% नहीं, लास्ट 4 महीने का। और क्लर्क के लिए प्रेसिडेंसी रूल में 300, लेबर और सर्वेंट के लिए प्रेसिडेंसी रूल में प्रेफरेंशियल मैक्सिमम 100 रुपया पर पर्सन। और प्रोविंशियल में सिर्फ 20 रुपया, चाहे क्लर्क हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे लेबर हो। बात समझ में आता है मेरा इतना कि सर 3 तरह का बात पढ़ लिए। ये वाला पॉइंट हम लोग जब क्वेश्चन डील करेंगे और क्लियर करेंगे कि हाँ सर ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में और अच्छा से डील किया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लिए। आइए, चौथा आदमी कौन? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में एक और इंसान को प्रेफरेंशियल अधिकार दिया गया। रेंट ऑफ लैंड लॉर्ड ड्यू फॉर 1 मंथ, मकान मालिक का किराया 1 महीना का प्रेफरेंशियल माना जाएगा। 6 महीना का बाकी है, माना कितना महीना का जाएगा प्रेफरेंशियल? 1। बाकी का 5 महीना जो बकाया चल रहा है वो अनसिक्योर्ड। जो प्रेफरेंशियल नहीं है वो सभी के सभी कौन है? अनसिक्योर्ड। प्रोविंशियल में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर हम प्रोविंशियल रूल से बनाएंगे तो लैंडलॉर्ड का रेंट जो बाकी है वो कहां चला जाएगा? अनसिक्योर्ड में, वो प्रेफरेंशियल नहीं। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी से बना रहे होंगे तो 1 मंथ का, सिर्फ 1 मंथ का रेंट क्या बन जाएगा? प्रेफरेंशियल बन जाएगा। और रिमेनिंग 5 महीना का, बाकी जितना ही महीना होगा बकाया, वो क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड। बात ठीक? एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करेंगे कि हाँ सर प्रेफरेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेसिडेंसी रूल के अंदर क्या लिखा है, प्रोविंशियल के अंदर क्या लिखा है। मेरे साथ बहुत सिंपल है। पहला, गवर्नमेंट 100% प्रेफरेंशियल, एक्ट के अंदर ड्यू 100% प्रेफरेंशियल, चाहे वो प्रेसिडेंसी हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। उसके बाद सैलरी एंड वेजेज ऑफ लास्ट 4 मंथ ऑफ सर क्लर्क, लेबर, सर्वेंट, क्या ये 100% प्रेफरेंशियल है? ना ना ना, 100% नहीं है। 4 मंथ का या फिर 300 फॉर क्लर्क, 100 फॉर सर्वेंट एंड लेबर इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी रूल। और उधर 20 रुपी, चाहे क्लर्क हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे लेबर हो, सबके लिए 20 रुपी। और चौथा जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी के अंदर एप्लीकेबल होता है, कितना रुपया? क्या चीज? सर रेंट ऑफ 1 मंथ ऑफ लैंडलॉर्ड ड्यू। जो रेंट 1 मंथ का ड्यू है मकान मालिक का, वो माना जाएगा प्रेफरेंशियल, सिर्फ 1 मंथ का, 100% नहीं। और बाकी सारा हम लोग जानते हैं कि सर बाकी जितना भी होंगे सब अनसिक्योर्ड। ये रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड सिर्फ प्रेसिडेंसी एक्ट के अंदर प्रेफरेंशियल बनता है 1 महीना का। प्रोविंशियल के अंदर वो 1 महीना का कोई भी बात एप्लीकेबल है ही नहीं, मतलब वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? अनसिक्योर्ड। बात ठीक? तो हम लोग के लिए इतना ही लोग क्या है? प्रेफरेंशियल, कि सर इन्हीं 4 लोगों को इसमें, और इसमें तो बस 3 ही लोग हैं जो प्रेफरेंशियल माने जाएंगे। बात क्लियर है मेरा? तो सर बाकी सारे लोग अनसिक्योर्ड। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने बुक पे आएंगे और देखेंगे कि हाँ सर पहला सवाल जो हम लोग शुरू के 3 सवाल है वो इसी के ऊपर है। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रेफरेंशियल कौन कौन है और कितना रुपया, और अनसिक्योर्ड कितना। हम लोग का ध्यान किस पे रखना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल पे। अगर हम लोग प्रेफरेंशियल को आइडेंटिफाई कर जाएं और अमाउंट करेक्ट लिख दें
तो सर बाकी बचे हुए सारे लोग क्या बन जाएंगे? हम बोले अनसिक्योर्ड, ऑफ कोर्स अनसिक्योर्ड। फुल्ली के साथ कोई झमेला नहीं है, फुल्ली क्यों आएगा? उसको अपना पैसा काट के सरप्लस लौटा देता है। पार्टली वाला वो भी अनसिक्योर्ड ही बन जाता है, क्योंकि पार्टली वाला जितना सिक्योरिटी होता है वो सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लेता है, बाकी के लिए वो भी लाइन में खड़ा हो जाता है कि हमको भी कुछ दे ही दो। तो हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि प्रेफरेंशियल को पहचान ले, जो काफी सिंपल था। उसके बाद क्या करना है? बस प्रेफरेंशियल छांट लीजिए, बचा हुआ क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड। तो इस बात को ध्यान से लिखे। उसके बाद हम लोग सीधा बुक पे आएंगे। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन साइड चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग के बुक में 2 साइड है, एक एग्जाम्पल साइड, एक क्वेश्चन साइड। क्वेश्चन साइड अनसॉल्व है, एग्जाम्पल साइड सॉल्व है। तो हम क्वेश्चन साइड बनाएंगे और उसी का रेप्लिका होता है, डुप्लीकेट होता है एग्जाम्पल। वो हम क्या देते चले जाएंगे? होमवर्क, कि हाँ ये क्वेश्चन बना लिए, ये वाला होमवर्क चला गया। ठीक है, आप लिखो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। A has been adjudged insolvent on 1st of April 2016. His creditors are as follows. बोल रहा है A जो है इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दिया गया है 1 अप्रैल 16 को। उनका क्रेडिटर कुछ इस तरह से है। ट्रेड क्रेडिटर, क्या ये प्रेफरेंशियल है? सर 4 नाम था गवर्नमेंट में, एक्ट में, सैलरी एंड वेजेज ऑफ क्लर्क, लेबर, सर्वेंट। चौथा था सर रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड ड्यू फॉर 1 मंथ, जो कि प्रोविंशियल में तो था भी नहीं। सर क्रेडिटर कहीं नहीं था, तो सर ये प्रेफरेंशियल नहीं है। जो प्रेफरेंशियल नहीं है वो क्या है फिर? सर अनसिक्योर्ड। वेरी गुड। इनकम टैक्स 500। इस देश में इनकम टैक्स कौन लेता है? सर सरकार लेती है। और सरकार का ड्यू है, तो क्या वो प्रेफरेंशियल है? हम बोले हाँ, वो 4 नाम में तो है। गवर्नमेंट ड्यू, हाँ सर उसमें आएगा वो, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है। म्युनिसिपैलिटी टैक्स, सर ये भी गवर्नमेंट लेती है, लोकल अथॉरिटी जो होती है। हम बोले हाँ, तो सर ये भी प्रेफरेंशियल है 100%, 100%। सैलरी ऑफ 4 क्लर्क फॉर 2 मंथ, ₹1500। 2 महीना का सैलरी क्लर्क का बाकी है। सर 4 महीना तक का बकाया रहता है तो प्रेफरेंशियल। तो सर ये 2 महीना प्रेफरेंशियल तो है, लेकिन अमाउंट है 1500। 4 क्लर्क का कितना है? क्लर्क है 1500, तो 1 क्लर्क का कितना? सर 1500 डिवाइडेड बाई 4, सर ये 375 रुपए। ओ माई गॉड, 2 महीना तो ठीक है, 4 महीना के अंदर आता है, लेकिन याद है प्रेसिडेंसी में एक रूल था, मैक्सिमम 300 रुपए। एक आदमी कितना बन रहा है? 375। तो क्या 375 प्रेफरेंशियल होगा? हम बोले नहीं, 300 प्रेफरेंशियल। 1 क्लर्क का, यहां पे कितना क्लर्क है? 4। तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 रुपया प्रेफरेंशियल। 1500 रुपया टोटल, जिसमें 1200 प्रेफरेंशियल अगर प्रेसिडेंसी से बनाएंगे तो रिमेनिंग का 300 अनसिक्योर्ड। यही तो सिखाए हैं, जो प्रेफरेंशियल नहीं होगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड। और अगर सर मान लीजिए प्रोविंशियल का रूल से बनाए तो फिर तो दोस्त मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 रुपया। तो प्रेफरेंशियल कितना बनेगा? 80 रुपया। 1500 में 80 प्रेफरेंशियल, रिमेनिंग 1420 रुपया सर अनसिक्योर्ड। आप बात समझ रहे हैं मेरा, कि 4 क्लर्क है और 1500। हम तो 1 क्लर्क के बारे में बात की है ना, कि 1 क्लर्क का मैक्सिमम 300 रुपया प्रेफरेंशियल हो सकता है प्रेसिडेंसी में, या मैक्सिमम 20 रुपया प्रेफरेंशियल हो सकता है। 300 वाला रूल किसके लिए था? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 के लिए। और 20 रुपया वाला किसके लिए था? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के लिए। तो क्वेश्चन जिससे बोलेगा उसके हिसाब से। तो हम बोले सर जो 4 क्लर्क है 1500 रुपया, पहले 1 क्लर्क का निकाल लीजिए, वो तो 375 रुपया आ रहा है। तो 2 महीना का सैलरी कितना बाकी है उसका? 375, जबकि मैक्सिमम लिमिट है 300 रुपया का। तो मैक्सिमम क्या दे पाएंगे? 300 रुपया या 20 रुपया। बात समझ रहे हैं आप मेरा? आगे बढ़ो। वेजेज ऑफ 2 लेबर, 2 लेबर 180 रुपया बाकी है ऑफ 2 मंथ। 2 लेबर है, उसका कितना बाकी है?
180, तो एक लेबर का कितना सर 180/2, 90 रुपया। 2 महीना का है तो सर वो तो 4 महीना के लिमिट में है, तो प्रेफरेंशियल क्राइटेरिया में आ रहा है। सेकंड क्राइटेरिया था लेबर के लिए 100 रुपया प्रेसिडेंसी रूल में, 20 रुपया प्रोविंशियल रूल में। तो अगर हम लोग प्रेसिडेंसी का बात करेंगे तो मैक्सिमम कहां तक प्रेफरेंशियल बन सकता है 100, इसका कितना है 90, तो सर ये 90 पूरा प्रेफरेंशियल है। एक आदमी का 90, 2 आदमी है तो सर 180 रुपया पूरा का पूरा क्या बन जाएगा प्रेफरेंशियल। 180 का 180 क्योंकि 100 200 तक का लिमिट है, हम बोले हाँ। और अगर सर 20 रुपया वाला होता तो फिर 20 और 20, एक लेबर का 20 रुपया प्रेफरेंशियल, दूसरा के लिए 20 रुपया प्रेफरेंशियल, 40 रुपया। तो 180 में 40 रुपया प्रेफरेंशियल, बाकी का 140 क्या बन जाता अनसिक्योर्ड। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, नहीं प्राइवेट क्रेडिटर, क्या वो 4 नाम में कहीं भी था, नहीं सर अनसिक्योर्ड। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, सर अगर प्रेसिडेंसी से बनाएंगे तो 1 महीना का प्रेफरेंशियल लिखा है, 2 मंथ का है 1200, तो 1 मंथ का 600, तो 1 मंथ का प्रेफरेंशियल 600 और बाकी का अनसिक्योर्ड। और प्रोविंशियल में क्या रूल था सर, प्रोविंशियल में रूल था कि रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड। बात समझते हैं आप मेरा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का डिमांड पढ़िए क्या पूछा है। फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। लो क्वेश्चन में दोनों बात पूछ दिया, एक तो प्रेफरेंशियल भी और अनसिक्योर्ड भी, और दोनों एक्ट के अंदर पूछ दिया। तो चलो दिखाएं कैसे बनाते हैं हम लोग। अभी जो बात हम लोग की है फिर से करेंगे, आप टेंशन ना लो, समझ में ना आया तो हम समझा के जाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट। कोई खाता थोड़ी बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हम लोग को दोनों के अंदर बनाना है, तो पर्टिकुलर्स टोटल, टोटल का मतलब पूरा, जितना पैसा दिया हुआ है बाद में बांटेंगे ना भाई। एक बनाना है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी एक्ट के अंदर, इसके अंदर 2 हिस्सा कर लो, एक प्रेफरेंशियल और दूसरा कौन होगा अनसिक्योर्ड। हम लोग को किस पे ध्यान देना है, प्रेफरेंशियल पे, कि सर आप प्रेफरेंशियल निकाल लो, बचा हुआ सारा क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड। दूसरा प्रोविंशियल एक्ट के अंदर, इसमें भी प्रेफरेंशियल और दूसरा कौन होगा अनसिक्योर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे लायबिलिटीज का यहां नाम लिखो और उसका पैसा, पहले नाम और पैसा लिख लेंगे, फिर आराम से बात करेंगे कि हाँ सर इस एक्ट में ये रूल है, इस एक्ट में ये रूल है। नाम को पढ़ते चलो। पहला नाम है ट्रेड क्रेडिटर, अमाउंट है 50,000। दूसरा नाम है इनकम टैक्स, अमाउंट में लिखो 500। तीसरा नाम है म्युनिसिपल टैक्स, $400। उसके बाद चौथा नाम है सैलरी ऑफ 4 क्लर्क,
1500। उसके बाद लिखा है वेजेज ऑफ 2 लेबर, अमाउंट है 180। नेक्स्ट प्राइवेट क्रेडिटर, $4,000। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कितने मंथ का? फॉर 2 मंथ, 1200। टोटल। चलो किताब को रख देते हैं साइड। अब तो लिख लिए हैं, अब तो बस रूल का बात करेंगे तुम्हारे साथ। फिर से याद दिलाएं, प्रेफरेंशियल रूल बताओ। प्रेफरेंशियल का प्रेसिडेंसी में क्या है? क्योंकि प्रेसिडेंसी आएगा तो प्रोविंशियल बन जाएगा। गवर्नमेंट 100% प्रेफरेंशियल, ड्यूज अंडर एनी एक्ट 100% प्रेफरेंशियल, वेजेज एंड सैलरी ऑफ क्लर्क, servant, labor not 100% preferential. There is a limit. In case of clerk 300, labor and service 100, presidency town insolvency act 1909। provincial में clerk, servant, labor 20 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है। दूसरा कंडीशन क्या था कि सर लास्ट 4 मंथ देखना है आपको। हम बोले हाँ। प्रेफरेंसी में एक और इंसान को प्रेफरेंशियल बनाया गया, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक है उनका रेंट अगर 1 महीना का बाकी हो तो प्रेफरेंशियल, और बाकी सारा चीज अनसिक्योर्ड। बोले ठीक है, चलो पढ़ा जाए। ट्रेड क्रेडिटर 50,000, क्या ये उस 4 नाम के अंदर आता है? हम बोले नहीं सर, किसी भी एक्ट में होगा अनसिक्योर्ड ही होगा ये। $50,000। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है 100% प्रेफरेंशियल, किसी भी एक्ट में हो। म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट लेती है, किसी भी एक्ट में हो 100% प्रेफरेंशियल। सैलरी ऑफ 4 क्लर्क, सर आप तो 1 क्लर्क का लिखाएं, हम लिखवाएं 1 क्लर्क का मैक्सिमम कितना? 400 रुपया लास्ट 4 मंथ का। तो सर ये तो 4 का है, तो क्या दिक्कत है? 1 क्लर्क का निकाल लो पहले तुम साइड में, कि भाई 1 क्लर्क, 4 क्लर्क का 1500, तो 1 क्लर्क का कितना? 375। 4 महीना के अंदर तो आता है, तो सर ये तो प्रेफरेंशियल पूरा नहीं होगा। 300 रुपया प्रेफरेंशियल हो सकता है मैक्सिमम, तो 1 क्लर्क 300 रुपया। कितना क्लर्क है? 4 क्लर्क, तो सर 300 इंटू 4 1200 रुपया। आई होप आप समझ रहे हैं। 1500 में 1200 प्रेफरेंशियल, तो अनसिक्योर्ड 300। और वही बात करें अगर हम लोग प्रोविंशियल का, तो सर मैक्सिमम 20 रुपया। 375 बनता है वो तो होगा नहीं, 20 रुपया करके, तो सर 80 रुपया प्रेफरेंशियल। 20 इंटू 4, 1500 में 80 रुपया प्रेफरेंशियल, तो बाकी 1420 रुपया अनसिक्योर्ड। वेजेज ऑफ 2 लेबर, 2 ठो लेबर है, तो सर 1 लेबर का कितना? 180 डिवाइडेड बाय 2, 90 रुपया। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 100 रुपया। सर उससे कम ही है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेफरेंशियल। तो 90 रुपया 1 लेबर का प्रेफरेंशियल, तो 2 का 180 रुपया प्रेफरेंशियल। अनसिक्योर्ड कुछ नहीं। लेकिन अगर बात करें प्रोविंशियल का, तो सर वहां तो 20 रुपया का लिमिट है, 90 रुपया 1 का, लिमिट है 20 रुपया, तो क्या लेंगे? लोअर 20 रुपया। तो 20 इंटू 2 कितना? 40। 180 में 40 रुपीज प्रिफरेंशियल। क्यों 40? सर 20 रुपया करके एक जन का होता है मैक्सिमम प्रिफरेंशियल, यहां तो 90 रुपया है एक आदमी का। तो हम बोले सर 20 और 90 छोटा कौन है? 20, तो 20 ले लिए। तो यहां 2 लेबर था, एक लेबर के लिए 20, तो 2 लेबर के लिए 40। बचा कितना? 180 में अगर 40 प्रिफरेंशियल है तो 140 क्या है? अनसिक्योर्ड। प्राइवेट क्रेडिटर, सर वो कहीं पढ़े ही नहीं है, तो अनसिक्योर्ड है, सीधा सा बात।
रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर 2 मंथ, 2 महीना का लैंडलॉर्ड का भाड़ा बाकी है। प्रेसिडेंसी में 1 महीना का भाड़ा प्रिफरेंशियल, बाकी अनसिक्योर्ड। 2 महीना का 1200, 1 महीना का 600। 1200 में 600 प्रिफरेंशियल, तो बाकी का 600 क्या, अनसिक्योर्ड। लेकिन प्रोविंशियल में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो सर प्रिफरेंशियल कुछ है ही नहीं, फिर सारा का सारा क्या, अनसिक्योर्ड। चलो जोड़ा जाए, हम लोग का क्वेश्चन हो गया खत्म। 50,000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1500 प्लस 180 प्लस 4,000 प्लस 1200, 57,780। 900 प्लस 1200 प्लस 180 प्लस 600, 2880। इसको जोड़ते हैं। 50,000 प्लस 300 प्लस 4,600, 54,900। सही है कि नहीं, दोनों को जोड़ने से इसके बराबर हो जाना चाहिए। प्लस 2880 बराबर हो रहा है। अब उधर जोड़ते हैं कि सर प्रोविंशियल में कितना आता है प्रेफरेंशियल, 900 प्लस 80 प्लस 40, 1020। 50,000 प्लस 1420 प्लस 140 प्लस 4,000 प्लस 1200, ये आएगा 56,760। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर ही आएगा। जोड़ के देख लेते हैं। जी हाँ, टोटल के बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। फाइंड आउट द प्रिफरेंशियल क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Insolvency petition has been filed on 1st of April 2016. पिटीशन कब दिया गया है, 1 अप्रैल 16। तो सर यहां से 4 महीना मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर, ये है सैलरी और वेजेज ऑफ सर्वेंट, लेबर, क्लर्क के लिए प्रिफरेंशियल महीना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। मतलब अगर किसी का नवंबर का सैलरी बाकी होगा तो वो प्रिफरेंशियल नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ा जाए। हिज क्रेडिटर आर एज अंडर। नंबर 1 सैलरी ऑफ 4 क्लर्क, लिखते चलते हैं, इससे टाइम बचेगा। समझ तो हम लोग गए ही हैं। चलिए फॉर्मेट बनाए फटाफट। सैलरी ऑफ 4 क्लर्क कितने महीने का है, फॉर लास्ट 2 मंथ। तो सर ये तो प्रेफरेंशियल है क्योंकि 2 ही महीने का। पैसा लिखा है, हर क्लर्क का मंथली सैलरी है 400 रुपया और मेरे पास 4 क्लर्क है। हर किसी को कितना सैलरी देते हैं, 400 रुपया। तो सर हर क्लर्क का 2-2 महीना का बाकी है, तो एक क्लर्क का 2 महीने का सैलरी कितना होगा, 800 रुपया। तो 4 क्लर्क का 3200 रुपया। तो टोटल में कितना लिख लेंगे, 3200। डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे। आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है सैलरी ऑफ अनदर 1 क्लर्क फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। ठीक कीजिएगा, ध्यान सुनिए, हम बोल रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ अनदर 1 क्लर्क फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2016। मंथ को काटिए, वहां लिखिए फरवरी को काट के लिखिए नवंबर और मार्च को काट के लिखिए दिसंबर, क्योंकि वो पुराना बुक में सही है, नया बुक में वो गलती है, मिसप्रिंट है, क्योंकि आंसर वही है पुराना बुक वाला। और जब नया बुक छापा तो उससे ये मिस्टेक हो गया कि वहां वो मंथ को ठीक करना ही भूल गया। वहां मंथ में लिखिए क्या, एक में लिखिए नवंबर, एक में लिखिए दिसंबर। जनवरी को काटिए, फरवरी को काटिए, वहां लिखिए नवंबर। मार्च को काटिए, वहां लिखिए दिसंबर। तो बोल रहा है एक और क्लर्क है, उसका नवंबर और दिसंबर 2 मंथ का पैसा बाकी है 150, मतलब 300 रुपए बाकी है। सैलरी ऑफ 1 क्लर्क फॉर 2 मंथ। वो 2 मंथ कौन कौन सा है, नवंबर एंड दिसंबर। 150 कितना हुआ, 300।
अगला पॉइंट नंबर 3, वेजेज ऑफ ए लेबर फॉर 20 डेज ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। बोल रहा है मार्च मंथ का 20 दिन का मजदूरी बाकी है 120 रुपया। वेजेज ऑफ ए लेबर का मतलब 1 लेबर, 120 रुपया। किस मंथ का? मार्च। पिटीशन कब दिए? अप्रैल। तो सर ये प्रेफरेंशियल वाले मंथ में आ जाता है। प्रेफरेंशियल मंथ कौन कौन सा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जिस दिन पिटीशन देते हैं वहीं से लास्ट 4 मंथ लेना होता है। 1 अप्रैल को पिटीशन दिए हैं इंसॉल्वेंसी का, तो हम लोग का 4 मंथ जो लास्ट का होगा, जो उसको हम लोग प्रेफरेंशियल मंथ बोलेंगे, वो कौन कौन होगा? मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल को दिए तो अप्रैल तो है ही नहीं। मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर। चलो आगे बढ़ा जाए। फिर क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ क्लर्क, वेजेज ऑफ सर्वेंट लेबर। सर सैलरी ऑफ क्लर्क तो आप नहीं लिखवाएं, तो जो नहीं लिखवाएं वो क्या बन जाएगा? सर अनसिक्योर्ड। गुड। सैलरी ऑफ मैनेजर, कितने रुपए का सैलरी है मैनेजर का? बड़ा आदमी 1000। किस मंथ का बाकी है? मार्च का। रेंट ड्यू या पेबल टू लैंडलॉर्ड, कितने मंथ का? फरवरी एंड मार्च, 2 महीने का, 400 रुपया पर मंथ, तो 2 महीने का 800। फॉर फरवरी एंड मार्च। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हाउस टैक्स। कौन लेता है हाउस टैक्स? गवर्नमेंट। अमाउंट इज 500। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू, ये भी कौन लेता है? गवर्नमेंट। $250। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर 400। सर ये भी 100% प्रेफरेंशियल। अमाउंट पेबल टू वर्कर अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, अमाउंट पेबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, this will come 400. Interest payable on loan taken from SBI, interest on loan, ये क्या बनेगा? क्या प्रिफरेंशियल में ऐसा कुछ नाम है? नहीं, अनसिक्योर्ड। लिखा है सेल टैक्स, कौन लेता है सेल टैक्स? इस देश के अंदर टैक्स लेने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। सर ये फिर 100% प्रेफरेंशियल है। इनकम टैक्स, सर ये भी प्रेफरेंशियल है। प्राइवेट क्रेडिटर अनसिक्योर्ड, क्योंकि वो उस लिस्ट के अंदर लिखवाया कहीं नहीं है। 2000। हम बोले नहीं, पूरा पढ़िए। प्राइवेट क्रेडिटर 2000 विच इंक्लूड 500 ड्यू फॉर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो रेट्स को अलग करो, रेट्स गवर्नमेंट लेती है, रेट्स फॉर प्रॉपर्टी। तो सर 500 का रेट, 2000 में अगर 500 का रेट है तो 1500 रुपया क्या है? प्राइवेट क्रेडिटर, क्योंकि इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए हम लोग अलग अलग कर लिए। चलो और कुछ ना। टोटल लिखिए। अब हम लोग आराम से एकदम थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरा बात दिखे, और फिर बात करेंगे इंडिविजुअली आराम से सभी के ऊपर देख देख के। चलो बात करें।
पहला, सैलरी ऑफ 4 क्लर्क, तो फॉर 2 मंथ, तो सर एक क्लर्क का सैलरी कितना, 800 रुपये। प्रेसिडेंसी एक्ट के अंदर मैक्सिमम एक क्लर्क के ऊपर जो मिल सकता है वो कितना, 300 रुपये, जबकि यहां पे तो सर एक क्लर्क का 800 रुपया बन रहा है, 4 क्लर्क का 3200, 2 मंथ का, तो मंथ तो ठीक है, लेकिन सर 4 क्लर्क का 3200, तो एक क्लर्क का 800 रुपया बन रहा है 2 महीना का, जबकि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 300 रुपया का। तो एक क्लर्क पे 300 मैक्सिमम, तो 4 पे कितना, 1200, 3200 रुपया में 1200 प्रिफरेंशियल, बचा हुआ 2000 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। जरा प्रोवेंशियल बताओ तो सर 20 रुपया, तो 20 गुना 4, 80 रुपया, बाकी बचा हुआ 3120 अनसिक्योर्ड। क्लियर हो रहा है बात। सैलरी ऑफ 1 क्लर्क नवंबर एंड दिसंबर, हम वहां कटवाए थे और हम बोले थे कि फरवरी को काट के नवंबर करो, मार्च को काट के दिसंबर करो। बोल रहा है एक क्लर्क है जिसका नवंबर और दिसंबर का सैलरी बाकी है। हम बोले आइए ध्यान से सोचिएगा, हम लोग पिटीशन कब दिए हैं, 1 अप्रैल 16 को, और हम लोग रूल में लिख के रखे हैं कि जिस दिन पिटीशन देते हैं वहां से 4 महीना को प्रिफरेंशियल बोलते हैं। तो अगर हम 1 अप्रैल को दिए हैं तो 4 महीना कौन कौन होगा, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ये 4 महीने होंगे जो प्रिफरेंशियल होंगे, ये प्रिफरेंशियल मंथ है। अगर इस मंथ में बाकी होगा तो प्रिफरेंशियल, लेकिन इससे पहले अगर बाकी हो तो ये नॉट प्रिफरेंशियल। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें 150 रुपया दिसंबर का बाकी है और 150 रुपया नवंबर का बाकी है। बताइए साहब, क्या दिसंबर प्रिफरेंशियल है, हां, क्या नवंबर प्रिफरेंशियल है, ना, सिर्फ दिसंबर प्रिफरेंशियल है। कितना, 150, मैक्सिमम लिमिट सर प्रेसिडेंसी रूल के अंदर 300, और ये कितना है, 150, तो सर 150 लिखो। 300 में 150 प्रिफरेंशियल, बाकी का 150 अनसिक्योर्ड। अगर हम प्रोविंशियल एक्ट में होते तो सर जो 150 प्रिफरेंशियल है मैक्सिमम लिमिट 20 रुपया का है, तो 150 तो मिलेगा नहीं, 20 रुपया। 300 में 20 प्रिफरेंशियल, 280 क्या, अनसिक्योर्ड। बात ठीक। वेजेज ऑफ ए लेबरर, बोल रहा है लेबरर का 120 रुपया का बकाया है, किस मंथ का, मार्च ही का मंथ का, वो तो प्रिफरेंशियल है। 120 लेबर का मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट 100 रुपया, तो सर 120 तो प्रेफरेंशियल हो नहीं सकता प्रेसिडेंसी रूल में, 100 रुपया, बाकी का 20 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल में ना होकर के प्रोविंशियल एक्ट में बनाते तो क्या होता, सर प्रोविंशियल एक्ट में तो 20 रुपया का लिमिट है, 120 में 20 क्या बन जाएगा, प्रिफरेंशियल, रिमेनिंग 100 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। सैलरी ऑफ मैनेजर, बात ही नहीं करना इसमें, तो सर ये प्रिफरेंशियल के किसी भी जगह लिखा हुआ नहीं है, तो अनसिक्योर्ड है। फिर रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड फॉर फरवरी मार्च, 2 महीना, कितना, 800, तो 1 महीना का 400। प्रेसिडेंशियल एक्ट में तो 1 महीना का रेंट क्या बन जाता है, प्रिफरेंशियल, तो सर 2 महीना का 800, 1 महीना का 400 प्रिफरेंशियल। रिमेनिंग अमाउंट 800 में 400 प्रिफरेंशियल, तो बाकी का 400 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। लेकिन क्या प्रोविंशियल में रेंट के ऊपर कोई बात हुआ है, नहीं, तो सर प्रिफरेंशियल है ही नहीं इसके अंदर से, 800। हाउस टैक्स, सर हाउस टैक्स गवर्नमेंट लेती है पूरा 100% प्रिफरेंशियल किसी भी एक्ट के अंदर। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सर गवर्नमेंट लेती है, लोकल अथॉरिटीज जिसको बोलते हैं कि हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से या वाटर हाउस से आता है पैसा मांगने के लिए, सॉरी या 250। अमाउंट पेबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर जो ड्यू होता है वो क्या होता है, 100% प्रिफरेंशियल। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रिफरेंशियल के अंदर।
तो अनसिक्योर्ड। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट लेती है, प्रेफरेंशियल। किसी भी एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जो लेगी वो 100% प्रेफरेंशियल। इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है। इन सब में तो कोई डाउट भी नहीं है किसी को। प्राइवेट क्रेडिटर ऐसा कुछ लिखवा ही नहीं है सर आप प्रेफरेंशियल में। रेट ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? हम बोले सर रेट ऑफ प्रॉपर्टी जो घर के ऊपर हम लोग को पट्टा लगता है, पापा से पूछिएगा वो बताएंगे कि हाँ हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है। तो सर वो तो गवर्नमेंट लेती है, पूरा प्रेफरेंशियल। ये खत्म हुआ हम लोग का सारा डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अमाउंट को जोड़े। 3200 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 2500 प्लस 3800 प्लस 1500 प्लस 500 15,870। चलो प्रेफरेंशियल निकाले। प्रेफरेंशियल एक्ट के अंदर 1200 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 2500 प्लस 3800 प्लस 500, दिस विल कम 9800। आइए देखिए क्या 9800 हम लोग का आंसर में है? जी हां है। अनसिक्योर्ड भी जोड़ लेते हैं। 2150 प्लस 20 प्लस 1400 प्लस 2500 6070। प्रोविंशियल एक्ट के अंदर 80 प्लस 20 प्लस 20 120 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 6300 प्लस 500 8070। आइए चेक करें आंसर में भी क्या 8070 है? हाँ है। आई अनसिक्योर्ड 3120 प्लस 280 प्लस 1100 प्लस 800 प्लस 2500 7800। तो ये हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। लिखिए आइए अभी जो हम लोग प्रेफरेंशियल के बारे में पढ़े कि प्रेसिडेंशियल एक्ट के अंदर और प्रोविंशियल एक्ट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन साइड में 2 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। एग्जाम्पल साइड में 3 क्वेश्चन है। यही आपका होमवर्क है। घर में बैठिए और जरूर बनाइए। नहीं बने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो हम जरूर फिर उसको बनाएंगे, लेकिन बिना बनाए कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के तो हमको भी समझ में आ ही जाएगा कि हम जो पढ़ाए हैं उससे वो बात बनता या नहीं बनता। हालांकि हम जो बताए हैं उससे वो बात बनेगा। 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 3। जैसे सिखाए हैं एकदम डिक्टो वैसे ही बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे का जो बात होगा इस बात से रिलेटेड होगा। हम लोग को ये बात आना ही चाहिए कि सर अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।